नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला में आज की कड़ी है वाच्य परिवर्तन। क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए व्याकरण का यह अंतिम विषय रहेगा। आपके पेपर में सेक्शन सी में अनुप्रयुक्तम व्याकरणम अप्लाइड ग्रामर सेक्शन में वाच्य का प्रश्न 3 अंकों का आता है और इन 3 अंकों के लिए वाच्य परिवर्तन का सवाल करने के 2 अलग अलग सवाल दिए गए होते हैं। एक सवाल है जिसमें पूरा वाक्य लिखा है, उसका पूरा परिवर्तन आपको करना है। एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव में करना है, पैसिव में है तो एक्टिव में लाना है। और दूसरा तरीका है, एक संवाद दिया है 5-6 पंक्तियों का, उसमें 3 स्थानों पर ब्लैंक छोड़े गए हैं, रिक्त स्थान छोड़े गए हैं और उन 3 रिक्त स्थानों में जो भरा जाएगा, जो राइट आंसर होगा, उसको जंबल फॉर्म में एक बॉक्स में, एक मंजूषा में प्रोवाइड किया गया है। आप उस संवाद को पढ़िए, वाक्य को पढ़िए, उसका तारतम्य मिलाइए और फिर उसकी आवश्यकता के अनुरूप, उसके वाच्य के अनुरूप उस बॉक्स में से राइट आंसर को उठाइए, रिक्त स्थान में भर दीजिए, अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में फिर से लिख दीजिए and 3 marks are yours. It carries only 3 marks and ample choices there. आपको या तो ये संवाद वाला, रिक्त स्थान वाला टाइप करना है और या आपको पूरा वाच्य का परिवर्तन, वाक्य का परिवर्तन करना है। आते हैं हमारे मुख्य मुद्दे पे। वाच्य हम कहते किसे हैं? वाक्य को, बात को रखने का जो तरीका है उसे हम कहते हैं वाच्य। वाक्य में क्रिया की प्रधानता रहती है। क्रिया, एक्शन वर्ड, कार्य को होता हुआ बताने वाला वर्ड, उसकी प्रधानता रहती है। अंग्रेजी में आप इससे फैमिलियर हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस एंड द लास्ट वन हैपेंस टू बी पैसिव वॉइस विद इंट्रांजिटिव वर्ब। संस्कृत में जान लेते हैं और इसको हम हूबहू हिंदी में करते चलेंगे, क्योंकि हिंदी में आपका जितना हिंदी का लॉजिक है वही एग्जैक्ट लॉजिक आपका संस्कृत में भी लग रहा है। इन केस आपको ये हिंदी बी में एडिशनल सब्जेक्ट में देना हो तो वहाँ भी आप बड़े सरलतया इस सवाल को कर पाएंगे। वाच्य 3 प्रकार के हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। अभी आपसे मैंने बताया कि वाच्य में, वाक्य में क्रिया की प्रधानता रहती है। कर्तृवाच्य में क्रिया की प्रधानता किसको देखकर है? कर्ता को देखकर। एक्टिव वॉइस। क्रिया कैसी है? कर्ता के अनुसार चलने वाली। कर्मवाच्य में क्रिया कैसी है? कर्म के अनुसार चलने वाली, इसीलिए उसका नाम हो गया कर्मवाच्य। और भाववाच्य में क्रिया कैसी है? भाववाची क्रिया है, यानी कि अकर्मक क्रिया है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसका कर्म नहीं है। अब डिटेल में इसको जान लेते हैं। वाच्य के दौरान 3 चीजें प्रमुखतया आपको ध्यान रखनी है। क्या क्या? कर्ता और कर्म और क्रिया। कर्तृवाच्य में, एक्टिव वॉइस में, जिसे हम आम तौर पे पढ़ते हैं, से अबाउट 85-90% टाइम्स जिसे हम पढ़ते हैं वो है कर्तृवाच्य, एक्टिव वॉइस। बात को सीधा सीधा रखना। बालक पुस्तक पढ़ता है, द बॉय स्टडीज द बुक। वाक्य को जब हम बिल्कुल सीधा सपाट रख रहे हैं, जो हमारे दिमाग कंडीशन है उस रूप में रख रहे हैं, वो है आपका कर्तृवाच्य। कर्ता है, सब्जेक्ट है प्रथमा विभक्ति में, वही उसका कारक है, प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक। कर्म है द्वितीय विभक्ति में, वही उसका कारक है, कर्म को, कर्म कारक। और क्रिया कैसी है? कर्ता से डोमिनेट होने वाली, कर्ता से इन्फ्लुएंस होने वाली, कर्ता के अनुसार चलने वाली। एक एग्जाम्पल हम साथ में करते चलेंगे। छात्रः, एक छात्र, विद्यालयम, विद्यालय को गच्छति, जाता है। In case I wish to put the subject in plural, छात्राः, I do not need to put my object in plural. विद्यालयम, एक ही विद्यालय में हजारों छात्र पढ़ते हैं, तो छात्राः विद्यालयम, और क्रिया कैसी हो जाएगी? छात्राः को देख करके गच्छन्ति ऐसी हो जाएगी, बहुवचन में आ जाएगी, क्योंकि क्रिया किससे प्रभावित है, किससे डोमिनेटेड है? कर्ता से। इसी सेंटेंस को पलटते हैं, ले आते हैं कर्मवाच्य में। कर्ता किसमें रहेगा? तृतीय विभक्ति में, के द्वारा हो जाएगा, बाय द सब्जेक्ट हो जाएगा। द बॉय स्टडीज द बुक,
इसका जब आप पैसिव सेंटेंस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो आप कहते हैं द बुक इज स्टडीड बाय द बॉय। बाय द सब्जेक्ट हो जाता है, वही आपका बाय द तृतीय व्यक्ति का चिन्ह है के द्वारा, और आपका छात्र वर्ड प्रथमा वाला वर्ड पहुंच गया तृतीया में छात्रेण। अब आपका जो ऑब्जेक्ट था विद्यालय था, ऑब्जेक्ट आ जाएगा द्वितीया छोड़ करके प्रथमा में। विद्यालयम द्वितीय व्यक्ति पुल्लिंग का वर्ड था, वो आपका प्रथमा पुल्लिंग में पहुंच गया विद्यालयः। और अब आते हैं क्रिया बनाने के लिए। क्रिया किसको फॉलो कर रही है? कर्म को फॉलो कर रही है, इसीलिए इसका नाम है कर्मवाच्य। क्रिया बनाने का फॉर्मूला क्या है? देखिए, किसी भी धातु पे लागू करेंगे तो यही तरीका रहेगा। धातु ओरिजिनल रूट फॉर्म, उसके बाद आप लगाएंगे य, और उसके बाद लगाएंगे आत्मनेपदी प्रत्यय ते ते अंते। वन मोर थिंग, आपके सिलेबस में वाच्य परिवर्तन का सवाल केवल लट लकार से संबंधित आने वाला है। बाकी 4 लकार आपको आए न आए चलेगा काम, आपको केवल लट लकार पर फोकस करना है। लट लकार से संबंधित ये सवाल आएगा, तो आपको क्या करना है? धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय यानी कि ते ते अंते, जो आपने सेवते सेवेते सेवंते के समय याद किए हैं, बिल्कुल वही रूप चलेंगे, लबते लबेते लबंते। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपने पठ धातु से जब य करके ते ते अंते बनाया तो बन गया पठ्यते पठ्येते पठ्यन्ते। अब आप कहेंगे सेवते सेवेते सेवंते, तो ऑलरेडी आत्मनेपदी चल रहा है, उसका कर्मवाच्य कैसे बनेगा? उसका कर्मवाच्य बनाने के लिए भी आपको धातु के तुरंत पश्चात य बीच में इंसर्ट करना होगा। सेव्यते सेव्येते सेव्यन्ते, लभ्यते लभ्येते लभ्यन्ते, मुद्यते मुद्येते मुद्यन्ते। इस तरीके से आपका धातु देन य देन ते ते अंते, आत्मनेपदी में भी यही फॉर्मूला अडॉप्ट करेंगे आप। वापस आते हैं, छात्र के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, गम्यते इज अकॉर्डिंग टू माय कर्म नाउ, विद्यालय जाया जा रहा है, छात्र नहीं जाया जा रहा है, विद्यालय जाया जा रहा है। So it's छात्रेण विद्यालयः गम्यते। Now I put the subject in plural the way we did here. छात्रेण को मैं ले गई तृतीया के बहुवचन में छात्रैः, सभी छात्रों के द्वारा। एक ही विद्यालय को जा रहे हैं, so I put it in एक वचन still, छात्रैः विद्यालयः। अब क्या होना चाहिए यहाँ पे? गम्यते करेंगे या गम्यन्ते करेंगे? अगर आप कहीं दिमाग में गलतफहमी लिए हुए हैं कि ये छात्र से रिलेटेड है, तो आप डेफिनेटली ये भूल कर जाएंगे कि आप उसे गम्यन्ते बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, ऐसा करते ही गलत हो जाएगा। आपको ये फिर भी गम्यते रखना है, क्योंकि विद्यालय तो एक वचन में है। छात्रेण विद्यालयः गम्यते, राइट। छात्रैः विद्यालयः गम्यते, अगेन राइट ना, बिकॉज छात्रैः बहुवचन होते हुए भी विद्यालय चूंकि एक वचन था, इसलिए गम्यते एक वचन में ही बनेगा। You get my point? धातु प्लस य प्लस आत्मनेपदी प्रत्यय, this will apply, this formula will apply for all your परस्मैपदी धातु definitely as well as आत्मनेपदी धातु equally, क्योंकि आत्मनेपदी धातु में आपके पास धातु है और प्रत्यय है, लेकिन ये बीच वाला य तो नहीं है, ये आपको इंसर्ट करना है, तभी आप उसे कर्मवाच्य के लिए उपयुक्त बना पाएंगे। अब आते हैं हम तीसरे टाइप में, भाववाच्य में। भाववाच्य को समझने के लिए पहले एक चीज और समझें हम। क्रियाएं 2 प्रकार की हैं, सकर्मक, अकर्मक। नाम से अपने आप में स्पष्ट है। सकर्मक यानी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ किसी न किसी कर्म का योग किया जा सके। पठ धातु, छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। अब आप कहेंगे इस वाक्य में तो कहीं कोई कर्म है नहीं, छात्र करता है, पठति क्रिया है, तो ये तो अकर्मक हो गई। ऐसा लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पठ धातु के साथ वाक्य में साक्षात रूप से आपको कोई कर्म विजिबल नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो उसके साथ में किसी कर्म को सेंसिबली, लॉजिकली, विद रीजनिंग, रैशनली अटैच कर सकती हूँ। छात्र पढ़ता है, किसको पढ़ता है? कहानी को पढ़ता है, उपन्यास को पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है,
श्लोक को पढ़ता है, anything can be added which is logically applicable with the preposition को, which happens to be कर्म कारक का चिन्ह। So अगर वाक्य में कर्म विजिबल है, छात्र पुस्तकं पठति, तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि ये सकर्मक क्रिया है। और अगर विजिबल नहीं है, उस सूरत में भी अगर उस क्रिया के साथ किसी कर्म को, किसी संज्ञा को को का चिन्ह लगाकर अटैच किया जा सके तो हम उसे सकर्मक ही कहेंगे, उसे अकर्मक नहीं कह सकते। दूसरी एक बड़ी भारी सुविधा है संस्कृत व्याकरण में, अकर्मक धातुओं के कुछ अर्थ, सर्टेन नंबर ऑफ मीनिंग्स आर आइडेंटिफाइड। कौन कौन सी धातु हैं? लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम, वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम, नर्तन निद्रा रोदन हासाह, स्पर्धा कंपन मोदन वासाह, शयन क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम, धावत एते कर्मणि नोक्ताः। ये जो मैंने अभी इतने सारे संज्ञाओं के नाम बोले, सारे भाववाची संज्ञाओं के नाम बोले, ये क्या थे? ये वो अर्थ थे, वो 22 मीनिंग्स थे जिनको डिनोट करने वाली, जिनको एक्सप्रेस करने वाली धातुएं अकर्मक की श्रेणी में आती हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स में आती हैं। लज्जा, लज्ज धातु, लज्जित होना, सत्ता, होना, एग्जिस्टेंस, and so on. You will get to see my notes in the PDF file with all these details. So I cut it short right now. अब आते हैं वापस से भाववाची को समझते हैं। करता है आपका वही तृतीया विभक्ति में। I am going on with the same sentence. छात्र के द्वारा, छात्रेण। अब कर्म यहाँ पे है ही नहीं, absent है कर्म, because my verb form is अकर्मक, so कर्म has to be totally absent. नो कर्म एट ऑल, ऑब्जेक्ट निल। अब जब मैं क्रिया में आऊंगी तो मेरी क्रिया तो गम धातु तो नहीं चलेगी क्योंकि गम धातु सकर्मक है, सो आई हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स। मैंने यहाँ पे लिया नमूना धाव धातु का, हस धातु का। सोच के देखिए, छात्र दौड़ता है, किसको दौड़ता है? कोई भी लॉजिकल आंसर नहीं निकलेगा। मैदान में दौड़ता है, ट्रैक पर दौड़ता है। ये में और पर क्या हो गए? आपके सप्तमी विभक्ति के चिन्ह हो गए और ये अधिकरण कारक हो गया, ये कर्म कारक नहीं हो गया। आप किसी भी नाउन को ऐसा नहीं फिट इन कर सकते। छात्र सो एंड सो को दौड़ता है, चोर के पीछे दौड़ता है, बट दैट अगेन इज समथिंग एल्स, सम अदर कारक, डेफिनेटली नॉट कर्म कारक। छात्र हंसता है, बालक हंसता है, सो एंड सो को हंसता है, नॉट पॉसिबल। सो एंड सो के ऊपर हंसता है, जोक पर हंसता है, कविता पर हंसता है, वो सारा का सारा अधिकरण कारक हो गया, में और पर हो गया। आपका द्वितीय विभक्ति को का चिन्ह लेकर आने वाली संज्ञा यहाँ फिट नहीं होती। इसलिए मैंने ये दो धातुएं ली हैं, दोनों अकर्मक हैं। और छात्रेण लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन में उसकी क्रिया रहेगी, धाव्यते या हस्यते। दोनों की दोनों मैंने धातुएं प्रथम पुरुष एक वचन में लगाकर, लट लकार में लगाकर बताएं, बिकॉज ओनली लट इज देयर इन योर कोर्स। अगली चीज देखिए, इसी छात्रेण को मैं बहुत सारा करना चाहती हूँ, बहुत सारे छात्रों की बात करना चाहती हूँ। मैं क्या कहूंगी? छात्रैः। नाउ व्हाट शुड बी कमिंग हियर? धाव्यन्ते, हस्यन्ते। अब सोच के देखिए जरा, इसी को मैं हिंदी में कन्वर्ट करती हूँ। अनेक छात्रों के द्वारा हंसे जाते हैं। इज दैट राइट? इज इट साउंडिंग राइट एट ऑल? नो। सो अनेक छात्रों के द्वारा भी हंसा जाता है, एक छात्र के द्वारा भी हंसा जाता है। सो ईदर माय वर्ब सब्जेक्ट फॉर्म इज इन एक वचन और बहुवचन, दैट इज इररिलेवेंट। माय वर्ब फॉर्म इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली एक वचन। क्लियर अप टिल नाउ? यस। अब देखते हैं इससे आगे का डिटेल। ये हो गया मेरा सारा लट लकार में गच्छति, गम्यते, धाव्यते, हस्यते एक्सेट्रा। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो वाच्य परिवर्तन के दौरान काम में आते हैं और आपके पुराने क्लासेस में पढ़े हुए प्रत्यय हैं। अगर मुझे भूतकाल प्रकट करना हो तो मैं
कर्तृवाच्य में तवतु प्रत्यय का इस्तेमाल करूंगी। छात्रः विद्यालयं गतवान, छात्र स्कूल को गया था। In case I put it as अनेक छात्र, छात्राः, then I'll be saying छात्राः विद्यालयं गतवन्तः, अनेक छात्र स्कूल को गए थे। कर्मवाच्य में आती हूँ, छात्रेण विद्यालयः गतः, छात्र के द्वारा विद्यालय जाया गया। ये गतः पुल्लिंग प्रथमा एकवचन में क्यों है? क्योंकि विद्यालय पुल्लिंग प्रथमा एकवचन है। छात्रैः विद्यालयः गतः, गतः अगेन एकवचन बिकॉज विद्यालय एकवचन है। छात्रेण, छात्रेण इसी धातु को, धाव को और हस को मैंने त प्रत्यय में कन्वर्ट किया, लेकिन कहाँ रहूंगी मैं? पुल्लिंग स्त्रीलिंग छोड़ के मैं नपुंसक प्रथमा एकवचन में रहूंगी। छात्रेण धावितम, छात्र के द्वारा दौड़ा गया। छात्रेण हसितम, छात्र के द्वारा हंसा गया। सो अगर मुझे भाववाच्य लेना है, प्रत्यय का प्रयोग करना है, भूतकाल को दर्शाना है, तो मैं कहूंगी त प्रत्यय नपुंसक प्रथमा एकवचन। अब एक और प्रत्यय की बात करते हैं जो योग्यता अर्थ को बतलाता है और आपका पढ़ा हुआ है, जाना पहचाना है। यहाँ आएगा प्रत्यय। पहले जरा कर्तृवाच्य को देखिए, छात्रः विद्यालयं गच्छेत, छात्र विद्यालय को जाने योग्य है। छात्र को विद्यालय जाना चाहिए, छात्र विद्यालय को जाने योग्य है। अगर मैं इसे बहुवचन करूंगी तो मेरा बन जाएगा छात्राः विद्यालयं गच्छेयुः। ये लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में पहुंच जाएगा, विधिलिंग लकार, क्योंकि मेरा छात्राः बहुवचन में गया। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस पे लेके आते हैं। छात्रेण विद्यालयः, पैसिव वॉइस में आते ही मेरा विधिलिंग लकार छूट जाएगा और तव्यत् अनियर का प्रयोग आ जाएगा और मैं कहूंगी छात्रेण विद्यालयः गंतव्यः या गमनीयः। गंतव्य is coming out of तव्यत् प्रत्यय, गमनीय is coming out of अनियर प्रत्यय। अनेक छात्र कर देते हैं, छात्रैः विद्यालयः गंतव्यः गमनीयः। This एकवचन is not changing. Why? Because my विद्यालयः is एकवचन। कर्ता बहुवचन होने पर भी मेरी क्रिया पर असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि मेरी क्रिया कर्मानुसारी है। कर्म के नाम पे मुझे क्या मिला है? विद्यालयः। अब मैं अगर भाववाच्य में आना चाहूँ तो वही पिछला वाला प्रत्यय वाला ही रूल लागू होगा। तव्यत् अनियर लगाऊंगी, नपुंसक प्रथमा एकवचन लगाऊंगी और मैं कहूंगी छात्रेण धावितव्यम या धावनीयम। अनियर में धावनीयम, तव्यत् में धावितव्यम। छात्रेण हसितव्यम या हसनीयम, छात्र के द्वारा हंसा जाना चाहिए, छात्र के द्वारा दौड़ा जाना चाहिए। So this is all total detail about all these three vachya: active voice, passive voice with intransitive verb. इसके साथ साथ आपसे निवेदन है कि मेरा PDF फाइल में जो नोट्स आएंगे आपके पास, उनको थॉरली गो थ्रू करिएगा। एक बार, दो बार, चार बार ज़रूर पढ़िएगा और फिर उसके बाद जो आपको असाइनमेंट करने को मिलेगा, जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो फिर पक्का जानेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। और इस सवाल के साथ, इस टॉपिक के साथ, इस विषय के साथ क्लास 10 का सेक्शन सी के 7 क्वेश्चंस का पूरा डिटेल आपके वीडियो लेसन्स में समाप्त होता है। इसके अगला सेशन हम लेंगे अब टेक्स्ट बुक के साथ में। आप सबसे अनुरोध है अपना CBSE के साइट से टेक्स्ट बुक का PDF डाउनलोड करके रखिएगा। अगर संभव हो तो उसके प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, नहीं संभव हो तो अभी PDF में ही पढ़ेंगे। अगली मुलाकात टेक्स्ट बुक के साथ, तब तक के लिए विदा।